जैसे ही अनन्या की नज़र भाभी से मिली, एकदम से चुप हो गई और मुंह से एक ही शब्द निकला, भाभी आप। हाँ हाँ मैं। तुम्हारे तो पेट में दर्द हो रहा था, अब ये क्या हो रहा है और किससे बातें हो रही हैं, वो भी अकेले अकेले। भाभी को बताना जरूरी नहीं समझा? अनन्या, नहीं भाभी, मैं बताने ही वाली थी। इसी वजह से तो आज पेट दर्द का बहाना बनाया था कि मुझे कॉलेज ना जाना पड़े। भाभी, अच्छा, पेट दर्द का बहाना मेरे लिए बनाया था? झूठी नहीं तो। अनन्या, सच्ची भाभी, तुम्हारी कसम। भाभी, अच्छा ठीक है, मान लिया बाबा। कौन है वो लड़का जिससे इतने प्यार से बातें हो रही थी? कोई नहीं भाभी, तुम भी ना। अनन्या शर्म से नजरें झुका लेती है और एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर होती है। भाभी ने अनन्या की मुस्कुराहट को पढ़ लिया और बोली, सच बताओ कौन है वो लड़का? भाभी, वो बस। क्या बस? जल्दी से बताओ, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। भाभी ने उत्साहित होकर कहा। तभी अनन्या ने भाभी से कहा, भाभी वो दीपक मेरा दोस्त है। अच्छा, दीपक बस दोस्त ही है? और जो इतनी देर से बातें हो रही हैं उसे क्या कहेंगे? क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है ना? सच बताओ। वैसे तो मेरे से तुम कुछ छिपाती नहीं हो, तो फिर आज क्यों? डर लग रहा है क्या मेरे से? भाभी ने हंसते हुए सवाल किया। हाँ हाँ भाभी, आप सही सोच रही हैं। अनन्या ने बोला, वो क्या है कि पहली पहली बार है तो भीतर से हिम्मत नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं। वैसे कौन है और क्या करता है? भाभी ने एक और सवाल किया और फिर भाभी के सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। अनन्या भी सारे जवाब देती जा रही थी। थोड़ी देर में भाभी और अनन्या खूब हंसी मजाक करने लगी। कभी हमें भी मिलाओ दीपक से, भाभी ने कहा। बिल्कुल मिलाऊंगी भाभी, समय आने पर, अनन्या ने भाभी से कहा। उधर दीपक को चिंता हो रही थी। अनन्या ने अचानक से फोन रख दिया और अनन्या के बारे में सोचने लगा, क्या मैं उसे फ़ोन करूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पता नहीं किसके पास होगी, और क्या पता उसे किसी ने देख तो नहीं लिया बात करते। पूरा 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक अनन्या का फ़ोन नहीं आया। तभी अनन्या का फ़ोन आ गया। कहाँ चली गई थी तुम? पूरा 1.5 घंटा हो गया और बिना बताए फ़ोन काट दिया। हमें कितनी चिंता होने लगी थी। दीपक ने कहा। अनन्या, वो भाभी आ गई थी तो हमने फ़ोन काट दिया था। दीपक, अच्छा, क्या कहा भाभी ने? उनको कुछ पता तो नहीं चला? तभी भाभी की आवाज आई। हाँ हाँ, कुछ पता नहीं चला, तुम बताओगे तब ना। दीपक भाभी की आवाज सुनते ही एकदम से चुप हो गया। भाभी, अब बोलो भी, चुप क्यों हो गए? दीपक, कुछ नहीं भाभी, वो अनन्या और मैं दोस्त हैं तो हम कभी कभार बात कर लेते हैं। भाभी, अच्छा दोस्त हैं, मुझे पढ़ा रहे हो? भाभी ने हंसते हुए कहा। चुप करो, मुझे सब पता है। अब माहौल रंगीन हो गया था। दीपक से भाभी हंसी मजाक करने लग जाती हैं। अनन्या भी खुश हो रही थी और फिर भाभी से बहुत सारी बातें करती है। तीनों को फोन पर गप्पे मारते हुए शाम के 3 बज गए। तभी अनन्या बोली, आज कोचिंग आने का इरादा नहीं है क्या? क्या बात कर रही हो? कोचिंग कैसे नहीं आऊँगा? यही तो एक जरिया है तुमसे मिलने का, तुम्हारा दीदार करने का, तुम्हें जी भर कर देखने का, तुम्हारी नीली नीली आंखों में डूब जाने का, तुम्हें प्यार करने का। बहुत अच्छे दीपक बाबू, तुम तो शायरी भी कर लेते हो। भाभी ने अलग ही अंदाज में कहा। कभी कभार हमें भी कोई शायरी सुना दिया करो। दरअसल भाभी थोड़ी मजाकिया टाइप की हैं। इस पर दीपक, अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही, बहुत मजाक करती हैं आप। भाभी, हाँ सही कह रहे हो, हम बहुत ही मजाकी हैं, बच के रहना। दीपक, हाँ भाभी बिल्कुल, अब तो बच के ही रहना पड़ेगा। और फिर तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है दीपक, मैं कोचिंग के लिए तैयार होती हूँ, अनन्या ने कहा। दीपक, लेकिन कोचिंग तो 4:30 से है और अभी तो 3 ही बज रहे हैं। मैं तो आराम से 4 बजे घर से निकलता हूँ। अनन्या, तुम लड़कों का क्या है, मुंह धुला और हो गए तैयार, हमसे पूछो। दीपक, अच्छा तो तुम्हें तैयार होने में 1 घंटा लग जाता है? दीपक जोरों से हंसने लगा। रखो, मुझे बात नहीं करनी, अनन्या ने झल्लाकर कहा। जा रही हूँ मैं। दीपक, अच्छा जाओ, मिलते हैं कोचिंग में। ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। ओए हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं तो हूँ, मेरे में क्या कांटे लगे हुए हैं? भाभी ने मजाक में कहा। दीपक, नहीं भाभी, वो बात नहीं है। भाभी, तो बात करो ना भोलू कहीं के। दीपक, भाभी ये नाम किसने बताया आपको? भाभी, क्यों, क्या हुआ? दरअसल दोस्त मुझे इस नाम से बुलाते हैं जब उनका मुझे चिढ़ाने का मन करता है। दीपक बोला। भाभी, सही बुलाते हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हें भोलू कहकर, तुम लगते भी तो हो। भाभी ने फिर से मजाक में कहा। दीपक, भाभी आप बहुत मजाक करती हैं, मैंने कभी भी किसी लड़की से या लेडी से कभी बात नहीं की,
और मजाक वाली बातें, बाप रे बाप, मेरे बस की नहीं है। भाभी, बच्चों अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं बहुत गहरी मजाक करती हूँ, क्या झेल पाओगे? दीपक, बिल्कुल भाभी, जब आपके साथ रहेंगे तो थोड़े रंगीन मिजाज वाले हम भी बन जाएंगे। आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लगता है। भाभी, बहुत ही चालू हो तुम तो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे अंदर भी एक नटखट सा देवर छुपा हुआ है, और एक हमारे देवर हैं, उनसे अगर थोड़ी सी मजाकिया कर दूं, आग बबूला हो जाते हैं। दीपक, अच्छा भाभी, मेरे से मजाक कर सकती हैं आप। भाभी, अच्छा जी, बिल्कुल मेरे नए देवर जी, वैसे हम दोनों की खूब जमेगी। दीपक, हाँ भाभी, ये तो है, मैं तो आज ही इतना खुल गया हूँ। हंसते हुए बोला, चलो ठीक है भाभी, मैं भी तैयार हो जाऊं, 3:45 हो गए हैं। ठीक है, हो जाओ तैयार, अनन्या भी निकलने ही वाली है। और फिर दीपक तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब दीपक कोचिंग पहुंचा, तो जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, उसकी नजरें अनन्या को ढूंढ रही थीं, और जैसे ही दीपक की नजर अनन्या पर पड़ी, उसकी नजर अनन्या से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पागल सा बस अनन्या को देखे ही जा रहा था। अनन्या आज हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने हुए थी। उसकी आंखों में लगा हुआ काजल, जो दीपक की नजरों को हटने से मजबूर कर रही थी, दीपक के लिए शायद ये सरप्राइज था। प्यार में पड़ने के बाद पहली बार दीपक इन एहसासों को महसूस कर रहा था। दीपक के लिए ये सब नया ही था, उसे इन सब बातों का कोई अनुभव नहीं था। दीपक कभी भी क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तभी मैंने दीपक को इशारा किया और फिर अंदर बुलाया। सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब दीपक अनन्या के करीब जाकर बैठ गया। मैं भी पास में ही बैठा था, और मान भी मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। मैं और मान भी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनने से तो रही, क्योंकि हमें जो भी मिलती है, या तो वो दोस्त बना लेती है या भाई बना लेती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, किसी दोस्त को प्रपोज कर दूं तो उसका बुरा मुंह बन जाता है, और एक ही जवाब मिलता है, अजय मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ये भी सोचते हो। अब आप भी बताओ, बेचारा अजय क्या करे। दीपक और अनन्या एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। उनकी हरकतें मैं अच्छी तरह से देख रहा था। बराबर में बैठी मानवी भी ये सब देख रही थी, तो मानवी ने अपना मुंह फेर लिया और टीचर की तरफ देखने लग जाती है। उधर दीपक और अनन्या एक दूसरे को छेड़ने में लगे हुए हैं। कभी दीपक अनन्या का दुपट्टा पकड़ के उससे खेलने लगता है, तो कभी अनन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर दीपक उसके बालों को सहलाने लगता है, तो अनन्या अपनी नजरें झुकाकर अपनी कॉपी में कुछ लिखने लग जाती है। तभी मैं क्या देख रहा था कि अनन्या ने अपनी नोटबुक के एक पेज पर लिखना शुरू किया। अनन्या, क्या कर रहे हो दीपक? कोई देख लेगा, ऐसे मेरे बालों से क्यों खेल रहे हो? और फिर अपनी नोटबुक दीपक को पकड़ा देती है। मैंने ऐसा पहली बार देखा था। क्लासरूम में बैठे बैठे भी बातचीत, बाप रे बाप, ऐसा भी होता है। तभी दीपक ने नोटबुक देखी तो वो भी चौंक सा गया। एसएमएस चैटिंग तो होती है, लेकिन कौन सी चैटिंग है? दीपक ने अपनी आंखों में अनन्या से सवाल किया। तभी अनन्या ने भी आंखों ही आंखों में जवाब दे दिया, लेकिन हर बात इशारों में होने से तो रही। अब दीपक के समझ में आ गया और नोटबुक में भी कुछ लिखने लग जाता है। दीपक, कुछ नहीं कर रहा, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है मुझे। और फिर नोटबुक अनन्या को थमा देता है, और फिर दोनों में बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। अनन्या, ओहो, बड़े रोमांटिक हो रहे हो, वैसे इसका कारण क्या है? दीपक, बस यूं ही, तुम्हें अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। अनन्या, सब्र करो दीपक बाबू, अभी कल ही तो एक दूसरे को हक किया था, फिर आज इतनी जल्दी? दीपक, अच्छा तो तुम्हारा क्या मतलब है, अब तुम हग नहीं करोगी मुझे? अनन्या, नहीं मेरे भोलू, तुम इतने भोले क्यों हो? दीपक, पता नहीं आज तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है। अनन्या, लेकिन क्यों आ रहा है इतना प्यार? पहले तो मुझे देखते तक नहीं थे। दीपक, पहले मुझे पता ही नहीं था ना कि तुम इतनी खूबसूरत हो, और हल्के गुलाबी सूट में तो आज और भी कयामत लग रही हो। तुम्हारी आंखों में लगा ये काजल मुझे दीवाना सा कर रहा है। तुम्हारे गालों की ये डिम्पल, जिन्हें मेरा प्यार से छेड़ने का मन हो रहा है। और होठों की लिपस्टिक के बारे में तो तुम बात ही ना करो, जी चाहता है तुम्हारे होठों को। अनन्या, अच्छा जी, क्या मतलब है तुम्हारा मेरे होठों का क्या? दीपक, कुछ भी नहीं, जाने दो। अनन्या, बताओ बताओ, मेरे होठों का क्या? दीपक, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। दीपक को लगा अनन्या नाराज हो गई है। अनन्या, बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम, जल्दी बताओ। अब दीपक समझ गया था कि अनन्या मेरे मुंह से ये सुनना चाह रही है। दीपक,
मैं वो ये कह रहा था, तुम्हारे होठों पर ये लिपस्टिक सच में बहुत ही अच्छी लग रही है। जी चाहता है कि तुम्हारे होठों को चूम लूं और फिर तुमसे बहुत सारा प्यार करूं। और फिर नोटबुक अनन्या को थमा देता है। अनन्या ने जैसे ही ये पढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके बदन में एक अलग ही प्रकार की झुनझुनी सी होने लगी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे सागर में हिलोरें उठने लगी हों। फिर अनन्या ने एक लंबी सी सांस ली और दीपक की तरफ नजरें उठाईं। दीपक के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल नजर आ रही थी। अनन्या अब दीपक से नजरें मिलाने में भी शर्मा रही थी। तभी दीपक ने अनन्या का हाथ पकड़ा और हल्के से उसके हाथ को दबाया और अनन्या की सांसें फिर से तेज होने लगीं। अब वो पागल सी हो गई थी। नोटबुक साइड में रखी हुई थी और दोनों एक दूसरे में खो गए थे। जब मैंने दोनों को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और फिर दीपक को हल्का सा झकझोरा। अब दोनों सावधान हो गए थे। अनन्या शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। थोड़ी देर बाद कोचिंग की छुट्टी हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स जाने लगते हैं और हम सभी भी जाने लगे। हम हमारे 3 ग्रुप थे, जो कि दो दो लोगों में बटे हुए थे। पहला नितिन और पूर्वी का, दूसरा दीपक और अनन्या का और तीसरा मेरा व मानवी का था। मैं और मानवी तो बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ जाया करते। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मैं तो चुप ही रहता। दीपक और अनन्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो बस एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और बातें करते करते घर की तरफ बढ़ने लगे। अब अनन्या और दीपक की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अनन्या ने जो चाहा था वो उसे मिल चुका था और दीपक की हंसी फिर से वापस आ गई थी। जो दीपक प्यार शब्द की परिभाषा 1 साल पहले भूल चुका था, फिर से एक लहर की भांति उसकी जिंदगी में हिलोरे लेने लगी। थोड़ी देर में सभी अपने अपने घर पहुंच गए और अब दीपक के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उसकी आंखों में खुशी के भाव नजर आ रहे थे, जिन्हें वो अपने चश्मे की आड़ में छुपाए फिर रहा था। आज वो सभी के साथ बहुत ही खुश था। इतनी प्यारी मोहब्बत जिसके बारे में वो भूल ही चुका था। आखिर मोहब्बत क्या होती है, ये भली भांति महसूस कर रहा था। प्रेम रूपी बादल उसे आसमान में उड़ने को मजबूर कर रहे थे। उसका मन प्रेम रूपी समुंदर में गोते खा रहा था, क्योंकि आज दीपक अनन्या का होकर रह गया था। पता नहीं अनन्या ने ऐसा कैसा जादू कर दिया उसके ऊपर, जो हमेशा अनन्या की ही रट लगाए फिरता। रात में दोनों को बात करते करते घंटे बीत जाया करते। सुबह कब हो गई कुछ पता ही नहीं चलता। अब दोनों का ये रोज का नियम बन गया था। शाम को कोचिंग में एक दूसरे को देखना और रात को फोन पर बातें करना। अनन्या हमेशा ही दीपक से रात भर बातें करने को जिद करती। अगर दीपक की कभी आंख भी लग जाती तो फिर से उसे फोन करती और फिर से ढेर सारी बातें। दीपक की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, फिर भी अपने प्यार की खातिर सब अच्छी तरह से कर रहा था। हमेशा दीपक की आंखों में नींद सी भरी होती, लेकिन फिर भी दीपक ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और हमेशा अनन्या से प्यार से बातें करता। दीपक अपने आप को भूल चुका था और अनन्या के पास होते वक्त तो हर मुश्किल उसे आसान लगती और किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम था। जैसे अनन्या के आने से उसके मनोबल के साथ साथ शारीरिक सामर्थ्य में भी बढ़ोतरी हो गई थी। दीपक और मेरे बीच में दूरियां सी बन गई थीं, लेकिन फिर भी दीपक मुझे भी वक्त देता। हालांकि पहले के जैसा तो नहीं, लेकिन हम कॉलेज में साथ ही रहते और संडे को भी अक्सर साथ मिलकर खूब मस्ती करते, क्योंकि अब दीपक बदल चुका था। अनन्या के प्यार ने उसके जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया था, लेकिन एक समय ये भी था कि अक्सर संडे को उसे अनन्या से भी मिलना होता था, जैसे फिल्म देखने, कॉफी पर जाना, मॉल जाना, वगैरह वगैरह। कुछ इस वजह से भी मेरे और दीपक के बीच दूरियां हो गई थीं, लेकिन मैंने उसे कभी अपने से दूर नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास दीपक के अलावा था ही कौन। एक रोज की बात है, दीपक और अनन्या पार्क में घूम रहे थे। उस दिन संडे भी था, तो दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों के पीछे 2 लड़के अनन्या पर कमेंट करने लगे। दीपक और अनन्या चुप ही थे और फिर वो दोनों लड़के चुप हो गए। थोड़ी देर बाद दोनों का कमेंट कसना फिर से चालू हो गया। अब दीपक को गुस्सा आने लगा। दीपक कुछ कहता, इससे पहले अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाने के लिए कहा। अब हल्का हल्का सा अंधेरा भी हो चला था। सभी लोग अपने अपने घरों को निकल गए थे, तो दीपक और अनन्या ने भी जाने का फैसला किया।
अब पार्क में केवल दीपक और अनन्या ही बचे थे। जैसे ही वो दोनों वापस जाने लगे, तभी सामने ही सड़क पर, जहाँ हल्का हल्का अंधेरा सा हो रहा था, पेड़ के सहारे से वही दोनों लड़के अनन्या और दीपक के पास आए और उन दोनों का रास्ता रोक लिया। ये देखकर अनन्या डर जाती है। दीपक भी एकदम से चुप ही खड़ा था। बेचारा वो भी भला क्या कह पाता, इसलिए दीपक ने चुप रहना ही उचित समझा। तभी वो दोनों लड़के अनन्या और दीपक पर तंज कसने लगते हैं। दीपक से रहा नहीं जा रहा था। दीपक का गुस्सा बढ़ रहा था। दीपक उससे पहले कुछ कहता, तभी अनन्या दीपक को रोक लेती है। लेकिन उन लड़कों का व्यवहार बहुत ही अभद्र होता जा रहा था। दीपक उन दोनों लड़कों को प्यार से समझाने लगा। वो बहुत ही बदतमीज थे और फिर दीपक से हाथापाई पर उतर आए। उनमें से एक ने दीपक के जोर से थप्पड़ मारा और दीपक उससे पहले कुछ कहता, तभी दीपक के एक और पड़ा। अब दीपक असहाय सा जमीन पर गिर पड़ा था। दीपक कुछ करता इससे पहले वो अनन्या को छेड़ने लगे। अनन्या दीपक दीपक कहकर आवाज लगाने लगी, लेकिन दीपक कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। अब उनका दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। तभी दीपक ने कोशिश करते हुए उठने का प्रयास किया। तभी दूसरे लड़के ने एक जोर से लात मारी और दीपक फिर से गिर गया। जब दीपक से ये सब देखा नहीं गया, तो दीपक जोश के साथ उठा। जैसे उन दोनों में से एक दीपक के पास आया, तभी दीपक ने उसे जोर से एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। तभी वो लड़का जमीन पर आ गिरा। दूसरा अभी भी अनन्या को छेड़ रहा था। तभी दीपक ने दूसरे को भी एक जोरदार लात उसके पेट में मारी और फिर दूसरा लड़का भी जमीन पर जा गिरा। तभी अनन्या और दीपक ने जोर से दौड़ लगाई और फिर एक रोशनी वाले क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां पर थोड़ी भीड़ वाला माहौल था। अब दीपक और अनन्या सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तभी अनन्या ने दीपक से कहा कि अब हम दोनों कभी इस जगह पर नहीं आएंगे। दीपक ने अनन्या को समझाया कि ये सब वक्त वक्त की बात है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नहीं, फिर भी दीपक, मुझे यहाँ नहीं आना। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे यहाँ आने के लिए कभी नहीं कहोगे। तभी दीपक अनन्या को वहां कभी न आने का वादा करता है। इस पर अनन्या खुश हो जाती है। अब अनन्या का दीपक के प्रति प्यार और भी बढ़ गया था। जैसे ही दोनों आगे बढ़े और फिर से हल्के से अंधेरे वाला क्षेत्र आ गया था और फिर से दीपक और अनन्या वहीं पर आकर रुक जाते हैं। अब दीपक के हाथ में अनन्या का हाथ था। अनन्या भी दीपक को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। लोगों का आना जाना भी बंद सा हो गया था। तभी दीपक ने मौका पाकर अनन्या को अपने सीने से लगा लिया। अब अनन्या और दीपक एक दूसरे की बाहों में अपने आप को एक आजाद परिंदे की भांति महसूस करने लगे। अनन्या और दीपक एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे और फिर एक दूसरे की नजदीकियां और बढ़ने लगी। अनन्या आज बावली सी हो चुकी थी। दीपक भी प्यार के आगोश में डूब गया था। अब दीपक और अनन्या एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। अनन्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब धीरे धीरे दोनों के होठ मिल रहे थे। अनन्या की कोशिश जारी थी। शायद वो भी यही चाहती थी। वह क्या अद्भुत दृश्य था। अब दोनों के होठ पूरी तरह से मिल चुके थे। अनन्या अपने होश खो चुकी थी। दीपक का हाल भी कुछ ऐसा ही था। करीब 2 मिनट हो चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को रोकने में असमर्थ थे। तभी एक गाड़ी उन दोनों के समीप से गुजरी, जिसकी चमक से दोनों अलग हो गए। अब अनन्या भी दीपक से नजरें मिलाने में झिझक रही थी। तभी दीपक ने प्यार से उसके गालों को सहलाया और अनन्या एक बार फिर से दीपक के गले लग जाती है। आज का दिन दीपक और अनन्या के लिए बहुत ही खास था, जो उन दोनों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया था। रात भी काफी हो चुकी थी। करीब 8 बज रहे होंगे। दीपक और अनन्या ने घर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि घर से किसी भी वक्त फोन आ सकता था। और अनन्या के भाई, बाप रे बाप, अगर अनन्या कभी उनकी नजरों से जरा सी दूर क्या होती, वो पूरा घर ही हिलाकर रख देते। अनन्या को थोड़ी चिंता भी हो रही थी, लेकिन आज वो हर डांट फटकार सुनने को तैयार थी। भला आज वो पूरी तरह से दीपक की जो हो चुकी थी, जो आज उसे किसी का भी डर नहीं था। वो हर डर का सामना करने को तैयार थी। अब जैसे ही अनन्या घर पहुंची, तो उसके भैया ने 2-4 सवाल किए। तो अनन्या ने बहाना बना दिया कि मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। तो भैया अनन्या को समझाने लगे और सबने मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर में अनन्या अपने कमरे में चली गई। दीपक ने भी जल्दी जल्दी में खाना खाया और अपने घर की छत पर जा पहुंचा और अनन्या के फोन का इंतजार करने लगा। तभी अनन्या का फोन आ गया और आपस में बातें करने लगे और यही क्रम लगातार चलता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बीकॉम की पहली साल भी निकल चुकी थी और दूसरी साल के भी अंतिम दिन चल रहे थे।
दीपक और अनन्या का प्यार भी अब बहुत गहरा हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगे और अधिक से अधिक वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। लेकिन फिर एक दिन अनन्या रोते हुए दीपक के पास आती है। दीपक बार बार उसका रोने का कारण जानने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या कहाँ चुप होने वाली थी, वो बस रोई ही जा रही थी। जब दीपक ने उसे प्यार से अपने गले से लगाया तो उसकी सिसकियां कम हो गईं और फिर दीपक ने उससे प्यार से पूछा और अनन्या का फिर से रोना शुरू हो गया। अब दीपक भी चिंता में पड़ गया और अनन्या को फिर से चुप करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद अनन्या दीपक से एक सवाल करती है। दीपक, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? दीपक, बहुत सारा। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अनन्या, अगर मैं वजह बता दूंगी तो तुम भी बहुत दुखी होगे। दीपक, बताओ ना, अगर ना बताओगी तो और भी चिंता में पड़ा रहूंगा, प्लीज बताओ। अनन्या रोते हुए दीपक को बताने लगती है। दीपक, मेरे घर पर मेरी शादी की बात होने लगी है, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर कभी ना जाना प्लीज दीपक। और फिर से रोने लगती है। दीपक एक बार फिर से अनन्या को चुप कराता है और बड़े प्यार से उसे समझाता है। अरे पगली, अभी शादी के बारे में सोचा ही तो है घर वालों ने, अभी हुई नहीं है ना, तो फिर अभी से रोना धोना कैसा? जब शादी की बात आगे बढ़े तो मुझे बताना, मैं अपने घर पर बात करूंगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर दीपक अनन्या की गोद में अपना सर रखकर लेट जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। अनन्या उदास थी। दीपक उसे हंसाने के लिए जोक सुनाता है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थक के दीपक उससे पूछता है, मैडम जी, मुझे तुमको हंसाने के लिए क्या करना होगा, क्या आप बताएंगी? अनन्या गुस्से में, आज तुम कुछ भूल रहे हो जिससे मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तभी दीपक बोला, ओ हमारी मैडम जी इस बात पर उदास हैं। चलो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी दीपक अनन्या के माथे पर चूमता है। दीपक, अब खुश हो? अनन्या, अभी नहीं, बस एक ही तो दी है अभी तो। तब दीपक अनन्या के माथे पर दो तीन बार और चूमता है और फिर कहता है, अब तो खुश है ना मेरी मैडम जी? अनन्या, हाँ सर जी, अब खुश है आपकी मैडम। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। धीरे धीरे बीकॉम की दूसरी साल भी खत्म हो गई। अनन्या के घर में उसकी शादी की बात भी नहीं चली, वो बहुत खुश थी। तभी कुछ दिनों पश्चात एक अनहोनी मेरे यानी अजय के साथ घटित हुई, जिसके बारे में सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती है, जिसको याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ, जिसने मुझे मेरी दुनिया में हमेशा के लिए अकेला कर दिया और मेरी जिंदगी एक काले साए की तरह हो गई, जिसमें चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था। बात उन दिनों की है जब मेरी बीकॉम की तीसरी साल थी। नवंबर का महीना चल रहा था। मेरे मम्मी और पापा मेरे चाचा जी के लड़के की शादी में जयपुर जा रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था, जिसकी एक लाइट खराब होने के कारण पापा ट्रक का अंदाजा नहीं लगा पाए और गाड़ी ट्रक में जा टकराई। पापा का मौके पर ही निधन हो गया। तभी वहां पर कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए। मम्मी की हालत भी गंभीर थी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई तो मम्मी को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मम्मी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैसे ही चाचा जी के घर पर ये बात पता चला तो उन्होंने अपने लड़के की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे ऊपर से माँ बाप का साया जो उठ गया था। मैं हमेशा उदास रहता और मम्मी पापा के बारे में सोचने लगता। मेरा ये हाल जब चाचा जी से ना देखा गया तो उन्होंने मुझे जयपुर बुला लिया। कुछ दिन मैं वहां रहा, लेकिन वहां मैं अपने आप को बंधा सा महसूस कर रहा था और फिर मैं दिल्ली वापस आ गया और दीपक के साथ उसके घर पर ही रहने लगा। दीपक के मम्मी पापा भी मुझे अपने दूसरे बेटे का प्यार देते थे, तो मैं अपने सारे गम भूल जाया करता था और खुश भी रहने लगा था। मेरे साथ मेरे भाई जैसा दोस्त जो था। मैं और दीपक अभी भी छत पर बैठकर अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। अब रात के 3 बज चुके थे। मम्मी पापा को याद करके मैं जोर जोर से रोने लगा। अब दीपक मुझे चुप कराने लग जाता है। मेरी रोने की आवाज नीचे तक जा रही थी। ये सुनकर नंदिनी नीचे से दौड़ी दौड़ी आई और दीपक से आकर पूछा, भैया को क्या हुआ, ये क्यों रो रहे हैं? फिर दीपक ने नंदिनी को इशारे में बताया और चाय बनाने के लिए बोला, क्योंकि शादी के एक रोज दीपक ने नंदिनी को इस बारे में बता दिया था। तभी नंदिनी चाय बनाकर लाई और हमारे पास ही बैठ गई। अब मैं शांत हो गया था। थोड़ी देर में नंदिनी चली गई। आज उसे भी कहाँ नींद आ रही थी। शादी के इतने दिनों के बाद हम दोनों इतनी रात तक छत पर जो बैठे थे, उसके सामने ऐसा पहली बार हुआ था।
तो वो भी अपने अलग ही सोच में डूबी हुई थी। अब आगे कुछ दिनों के बाद मैं अच्छी तरह से रहने लगा था। अंतिम वर्ष की परीक्षा भी नजदीक आ रही थी। दीपक और अनन्या का भी सब कुछ ठीक जा रहा था। दीपक के पापा ने भी ये सोच लिया था, दीपक की बीकॉम कंप्लीट होते ही उसकी नौकरी लग जाए, उसकी शादी भी कर देंगे। लेकिन दीपक तो अनन्या के साथ अपना जीवन गुजारना चाहता था। दीपक ने भी सोच लिया था, जैसे ही मेरी नौकरी लगती है मैं पापा को अनन्या के बारे में बता दूंगा। लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था, और अगर वक्त के रहते इंसान ही बदल जाए तो सामने वाला पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ दिनों के बाद परीक्षाएं भी समाप्त हो गई थीं। अब अनन्या और दीपक केवल संडे को ही मिल पाते। अनन्या के घर पर उसकी शादी की बातें फिर से चलने लगी। लड़का अच्छे घर से था, उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे और वो लड़का अपने पापा की बिजनेस में उनका हाथ बटाया करता। काफी पैसे वाली फर्म थी। आखिर पैसे वाले घर से पैसे वालों का रिश्ता आया करता है। अनन्या के दोनों भाई तो अच्छे पैसे वाले थे, पहले पुलिस में तो दूसरे सरकारी वकील। अनन्या कुछ बोल पाती उससे पहले उसके दोनों भाइयों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। ये सुनकर अनन्या को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन ऐसो आराम देखकर अनन्या ने दीपक को भुला दिया और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए पैसों को चुन लिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई पैसे के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकता है। अब अनन्या ने दीपक से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। दीपक कभी कभार फोन करता तो अनन्या उसका फोन काट दिया करती। अब दीपक की परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन दीपक ने फिर से फोन किया तो अनन्या ने दीपक से कुछ इस प्रकार से बातें की। अनन्या, दीपक, तुम क्यों मुझे बार बार फोन करते हो? दीपक, अच्छा, मुझे फोन करने की भी कोई वजह बतानी पड़ेगी। अनन्या, हाँ दीपक, अब तुम्हें मेरे पास फोन नहीं करना चाहिए। दीपक, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? अनन्या, तुम्हें कारण जानना है ना तो सुनो। मेरे भैया ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़का एक बिजनेसमैन है और अच्छा पैसा भी है। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्या तुम मुझे इतना खुश रख पाओगे? क्या मेरी जरूरतों को पूरा कर पाओगे? बोलो दीपक, बोलो। अब दीपक ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, तुम सही कह रही हो अनन्या, पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के आगे प्यार का कोई महत्व तो नहीं रहता। लेकिन प्यार वो अनमोल बंधन है जिसकी कीमत पैसे से कभी नहीं लगाई जा सकती। चलो ठीक है, तुम अपनी ऐसो आराम वाली जिंदगी देखो। जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो अब मेरी गुहार लगाने से क्या फायदा? अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक याद कर लेना। इतना कहकर दीपक फोन काट देता है और फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। कुछ दिन बाद अब दीपक एकदम से अकेला सा हो गया था, मानो उसके जीवन का अंत हो गया हो। उसका घायल हृदय बस रोए ही जा रहा था और बार बार अनन्या को याद करने लगता है। वक्त ने दीपक को कहां से कहां लाकर रख दिया। उसके जीवन में जैसे अंधकार ही अंधकार छा गया हो। उसकी प्रेम रूपी नाव आज भंवर में डूब रही थी। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन कोई ना था जो उसके दर्द को समझ सके। दीपक का आज प्यार से भरोसा उठ गया था और हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता। न किसी से बोलना, न ही किसी के पास बैठना, बस अपनी ही धुन में रहता। शाम हो चली थी। दीपक की मम्मी खाना बना रही थी। दीपक के पापा अभी काम पर से वापस नहीं आए थे। आज उन्हें देर हो गई थी। तभी दीपक की मम्मी, पता नहीं कहाँ रह गए आज, अभी तक नहीं आए। और ये दूसरा, ये लड़का भी अपने मजे में मस्त रहता है। कॉलेज भी खत्म हो गया है, ये नहीं कहीं नौकरी ढूंढ ले तो बाप को भी थोड़ी राहत मिल जाए। पर नहीं, बाबूजी तो घर पर ही पड़े रहते हैं। क्या हो गया है जाने इस लड़के को? अपनी सेहत का तो कम से कम ख्याल रखे, लेकिन वो भी नहीं। खाना भी टाइम से नहीं खाता। समझ नहीं आता क्या होगा इस लड़के का। वो तो हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं कि शादी करा देते हैं, लेकिन जब कोई काम ही नहीं करेगा तो कौन अपनी लड़की देगा? लड़का पढ़ा लिखा है, इससे क्या होता है? कोई काम भी तो करे, तभी तो कोई बात बढ़ेगी। और फिर बड़बड़ाना बंद कर देती हैं और दीपक को आवाज देती हैं, दीपक, अरे ओ दीपक, अरे अपने पापा को फोन कर ले, कहाँ रह गए वो? और दिन तो 8 बजे तक आ जाया करते थे, लेकिन आज तो 9:30 बज गए हैं और उन्होंने आने का नाम नहीं लिया। दीपक अपने कमरे में घुसा पड़ा था और अपने फोन में बार बार अनन्या के फोटो को देखे जा रहा था। उसके चेहरे की खामोशी को शायद किसी ने पढ़ नहीं पाया था। आखिर कौन समझ पाता कि दीपक जैसा सीधा साधा लड़का भी प्यार के चक्कर में पड़ सकता है। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि सीधे लोगों को भी प्यार हो सकता है। दीपक अंदर ही अंदर चीख रहा था,
लेकिन किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं पड़ रही है, जैसे वो बार बार अनन्या को आवाज दे रहा हो। लेकिन क्या अनन्या के दिल तक उसकी आवाज पहुंच रही थी? ये एक सवाल और पैदा हो गया था दीपक के मन में, कि अनन्या ने उसे प्यार भी किया था या ऐसे ही दिल लगी। बस यही सोचकर दीपक अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी मम्मी की फिर से आवाज आई, अरे कमबख्त मारे, फोन कर लेना अपने पापा को। अब दीपक थोड़े तेज स्वर में, अरे कर रहा हूं ना मम्मी। आप तो क्या, मैं तो, मम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, इतना कहकर दीपक चुप हो गया। चल अपने पापा को फोन कर अब। ठीक है, करता हूँ। अब जैसे ही दीपक फोन करता है तब तक पापा आ जाते हैं। लो आ गए, फालतू में इतनी चिंता करती हो आप भी, कोई काम लग गया होगा तभी तो देर हो गई, दीपक ने कहा। अच्छा, अब चिंता भी ना करें, जरा तो शर्म कर, अपने पापा के बारे में ऐसा बोलता है। कॉलेज भी पूरा हो गया और तब से घर में ही पड़ा है। मम्मी ने फिर से प्रवचन देना शुरू कर दिया, लेकिन तभी पापा मम्मी को चुप कर देते हैं। अरे तू बस भी कर, और कितना सुनाएगी उसे, कर लेगा नौकरी। अभी मैं मर गया हूँ क्या, जो ऐसे पूरा दिन उसे लगी रहती है। हाँ, अब तुम भी तरफदारी करने लगे उसकी, ये नहीं समझा दें, मम्मी ने फिर से कहा। अरे भाग्यवान, थोड़ी तो ठंड रख, अभी 2 ढाई महीना ही तो हुआ है, कर लेगा। इतना कहकर पापा चुप हो गए। तभी मम्मी ने ली सबके लिए खाना लगा दिया और दीपक को भी आवाज देने लगी, दीपक आजा, खाना खा ले। मम्मी मुझे भूख नहीं है, दीपक ने दबे दबे स्वरों में आवाज निकाली। क्या कहा? भूख नहीं है? तेरे से जब भी खाने के लिए कहो तेरा एक ही जवाब होता है, भूख नहीं है। तू फिर खाता क्या है? आज तू मुझे बता, क्या परेशानी है तेरी? कई दिन से तेरा ये ड्रामा देख रही हूँ मैं। मम्मी ने झाड़ू उठा ली। तभी पापा उठे। अरे ये क्या कर रही है, अब रात के 10 बजे हैं और तूने झाड़ू उठा ली। और क्या करूं? फिर मम्मी ने दुखी होकर कहा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है इसने, मेरी नज़र आज इसी पर रही है। बस सारा दिन कमरे में ही पड़ा रहता है, खाने पीने का भी कोई वक्त नहीं है। कभी मन किया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तभी पापा ने मम्मी को समझाया, चल तू यहाँ बैठ, मैं इसे बुलाकर लाता हूँ। और फिर पापा दीपक के कमरे की तरफ चल दिए। पापा को आता देख दीपक सावधान हो गया। तभी पापा ने उसे खाने के लिए बोला, फिर भी दीपक का वही जवाब आया, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। पापा, देख बेटा, मैं जानता हूँ कि तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या बात है मुझे बता। दीपक, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन नहीं है। पापा, भाई कमाल की बात है, तेरा रोज मन नहीं करता। दीपक, मैं बोल रहा हूँ ना पापा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। पापा, देख भाई, अगर तू नौकरी की चिंता कर रहा है तो बिल्कुल मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। दीपक, अरे पापा, मैं नौकरी की वजह से परेशान नहीं हूँ, आप फालतू की चिंता कर रहे हैं। पापा, चल जो भी बात हो, लेकिन खाना तो मत छोड़, भला खाने से कौन नाराज होता है। और एक बात और तुझे बता दूं, जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए, कभी खाना मत छोड़ना। अब दीपक के समझ में आ गई थी। चल जल्दी आ, तेरी मम्मी इंतजार कर रही है। अब आगे आगे पापा और पीछे पीछे दीपक चला आ रहा था। माँ आश्चर्यचकित होकर देखती है कि इन्होंने कौन सी पट्टी पड़ा दी इसे, जो एक बार में ही चला आया, और इसका उतरा हुआ चेहरा भी खिला हुआ लग रहा है। मतलब डांटा तो बिल्कुल नहीं है। चलो जो भी हो, कम से कम आ तो गया। अब मैं यानी अजय भी छत से नीचे उतर आया और सबने खूब अच्छी तरह से खाना खाया। उधर अनन्या ने जब 15 दिन से दीपक से बात नहीं की तो उसे बेचैनी सी होने लगी। ऐसा नहीं कि अनन्या को दीपक से अब प्यार हुआ था, प्यार तो दोनों ही एक दूसरे को करते थे, लेकिन वक्त सब कुछ बदल कर रख देता है। अब दीपक ने अनन्या को भी फोन करना बंद कर दिया। उसने भी ठान लिया था कि अब मैं पलट के कभी अनन्या के पास नहीं जाऊंगा। भला मेरा क्या कसूर था? जब अनन्या के पास दीपक का एक भी फोन नहीं आया तो अनन्या को उसकी याद आने लगी। शायद अनन्या ने भूल से दीपक को भला बुरा कह दिया था। अनन्या को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो अकेली कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती है। अब तो भाभी भी वहां नहीं थी। भला अनन्या अपना दर्द किसे बांटे? अब अनन्या से रहा नहीं जा रहा था, उसे बस दीपक से बात करनी थी, पर कैसे? उसके अंदर हिम्मत नहीं थी दीपक का सामना करने की, उससे बात करने की। लेकिन बहुत समझाने के बाद अनन्या अपने आप को रोक नहीं पाई और दीपक का नंबर डायल किया। पहली बार में अनन्या ने फोन लगाते ही काट दिया, लेकिन जब दीपक का कोई जवाब नहीं मिला तो अनन्या ने फिर एक बार दीपक को फोन लगाया। अब जैसे ही दीपक ने फोन उठाया, अनन्या, हेलो, मैं अनन्या बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रही थी?
कुछ नहीं, बस बस तुम्हारी याद आ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें फ़ोन करने की, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई। चलो अच्छा है, किसी को याद तो आई। दीपक ने कड़वा सा जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए अनन्या भी चुप हो गई। वो जान गई थी दीपक अभी भी नाराज है उससे। आखिर होता भी क्यों ना, उसे तो पता था कि अब अनन्या मेरी होने से तो रही। इस बात को लेकर दीपक और भी परेशान था। वो अपने आप को संभाल ही पाया था कि अनन्या का फोन आ गया। बेचारा दीपक, अब अनन्या जो भी सवाल करती वो उसका उल्टा ही जवाब देता। वो उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। अब अनन्या को अच्छा नहीं लगा तो उसने भी फोन रख दिया। यहाँ दोनों में प्यार भी था और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी। अब जैसे ही अनन्या ने फोन काटा तो दीपक को बुरा लग गया। अब दीपक ने अनन्या को तुरंत फोन किया और डांटने लगा, तुम्हें फोन रखने की बड़ी जल्दी है। अनन्या, मैं क्या दीवारों से बात करूं? जब सामने वाला ही ढंग से बात नहीं करेगा तो इसमें मेरा क्या कसूर? दीपक, नहीं मेरा कसूर है सारा। अनन्या, मैंने तो नहीं कहा। दीपक, और किसने कहा? उस दिन फोन करके मेरे स्टेटस को लेके बातें किए जा रही थी। हाँ, मैं नहीं हूँ बड़ा आदमी। अनन्या, अब अनन्या थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सॉरी दीपक, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुमसे। ये कहकर अनन्या फिर से चुप हो गई। दीपक, सॉरी मत बोलो, तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। अनन्या, क्यों नाराज हो अभी तक? प्लीज मान जाओ ना, अब ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। दीपक, फिर भी अनन्या क्या हो जाएगा? मैं और तुम तो कभी एक नहीं हो सकते ना। बोलो। अनन्या, लेकिन हम तब तक तो साथ रह सकते हैं ना। दीपक, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब दीपक फोन रख देता है। अब दीपक की परेशानी और बढ़ गई थी। जैसे तैसे तो बेचारा अपने आप को संभाल पाया था और आज फिर से अब अनन्या और दीपक की बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। अब जब भी मन करता दोनों मिलने चले आते। दीपक ये भूल गया था कि अनन्या की शादी भी होने वाली है। बस उसे तो अनन्या से मतलब था। एक दिन फिर अनन्या और दीपक जब मिले तो अनन्या ने उसे अपनी शादी की तारीख के बारे में बताया। अगले 3 महीने के बाद अनन्या की शादी होने वाली थी। अब जैसे ही दीपक को अनन्या की शादी की तारीख पता चली, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था इस बात पर। आज अनन्या भी रोए जा रही थी, लेकिन बेचारी वो भी क्या कर सकती थी। अनन्या को देख दीपक भी रोए जा रहा था। अनन्या दीपक कभी दूर न जाने की बात करती है और दीपक के मुंह से भी यही बात निकल रही थी, अनन्या मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अनन्या भी दीपक को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अनन्या की हालत भी बिन पानी मछली की तरह हो गई थी। दीपक के पास होते हुए भी वो अकेली सी हो गई थी। दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। अनन्या भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल हो रहे थे। उधर दीपक भी अपने आप को संभालता है। धीरे से दीपक ने अनन्या के दुपट्टे से उसकी आंखों में से निकल रहे आंसू, जो मोतियों की भांति गालों से होकर उसकी गर्दन तक जा रहे थे, उन्हें पोंछता है और अनन्या को चुप कराता है। अब अनन्या सावधान स्थिति में आ गई थी और झट से दीपक के गले से लग जाती है। दीपक भी उसे अपने सीने से लगा के रखता है, लेकिन जब पूरी 1 मिनट हो गई और अनन्या अभी तक दीपक के गले से लगी हुई है तो दीपक की धड़कनें बढ़ने लगी थी। दीपक ने अनन्या को हटाने का कई बार प्रयास किया, किंतु आज अनन्या उससे दूर जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दीपक ने अनन्या को आवाज दी, अनन्या हटो। नहीं, मुझे नहीं हटना, अनन्या ने कहा। दीपक, पागल मत बनो। अनन्या, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? दीपक, परेशानी हम दोनों को होगी। अभी तो कम हुई है, बाद में और भी ज्यादा होगी। अनन्या, मुझे मंजूर है। ये कहकर अनन्या ने दीपक को और भी कसकर जकड़ लिया। दीपक, अनन्या हरकतें मत करो, मैं अपने आप को। और इतना कहकर चुप हो गया। अनन्या, क्या अपने आप को? हाँ। दीपक, कुछ नहीं। अनन्या, कुछ तो बोलो, तुम्हें मेरी कसम है। दीपक, मैं ये कह रहा था, अगर तुम मुझसे इस तरह से प्यार करोगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अनन्या, तो मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? मैंने भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है। हम मिले या ना मिले, लेकिन हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। ये सुनकर दीपक क्षण भर के लिए मौन हो गया और अब अनन्या के होठ दीपक के होठों के करीब जाने लगे। कमरे में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। बस एक लाइट जो बहुत ही धीमी धीमी जल रही थी, जिसमें अनन्या और दीपक का प्यार एक अथाह सागर में हिलोरे ले रहा था।
एक क्षण बाद दीपक और अनन्या के होठ आपस में मिल गए थे। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो गए थे। आज उनका प्यार ऐसे शिखर पर पहुंच गया था जिसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता। आज अनन्या दीपक की होकर रह गई थी और अपना सर्वस्व दीपक को न्योछावर कर दिया। अब तो अनन्या और दीपक का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया था। वक्त ने उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी थी। अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अनन्या, मुझे पता है हमारी शादी होने से तो रही, अगर भैया से भी कोई बात की तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। प्लीज दीपक, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और शायद जिंदगी में किसी को भी तुम्हारी जगह नहीं दे पाऊंगी। अनन्या ने उदास होकर कहा। दीपक, मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन फिर भी तो क्या हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह पाएंगे? अब वक्त को यही मंजूर है, तो ना मैं कुछ कर सकती हूँ और न ही तुम। दीपक ये सुनकर मौन सा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इन शब्दों ने सीधे ही दीपक के हृदय पर वार किया हो। दीपक मन में कुछ और ही सोच रहा था कि अनन्या से कहा, चलो चलते हैं, देर भी हो रही है। आज एक बार फिर से दीपक अनन्या के फैसले से किसी माला के मोतियों की भांति पूरी तरह से बिखर गया था। दीपक और अनन्या अब घर की तरफ जाने लगे। जाने से पहले अनन्या एक बार फिर से दीपक के सीने से लग जाती है, लेकिन अनन्या भी मजबूर थी। उसका दिल भी तो दीपक के लिए तड़प रहा था, लेकिन वक्त के चलते दोनों ही मजबूर थे। दीपक अपने माँ पापा का इकलौता सहारा था और उधर अनन्या अपने भाइयों की दुलारी। तो भला कैसे दोनों अपने घर वालों के खिलाफ जाते? थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। अनन्या दीपक से कभी कभार ही बात कर पाती थी। उसके घर में शादी की तैयारियों को लेकर सब व्यस्त हो गए थे। घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े खरीदना, जेवर, बहुत सारा काम अनन्या और उसकी भाभी संभाल रही थी। लेकिन अनन्या के चेहरे पर खुशी की झलक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अगर कभी उदास होती तो अपनी माँ की गोदी में सर रखकर लेट जाती और अपनी किस्मत को कोसती। जब 15 दिनों के बाद अनन्या का फोन आना बंद हो गया तो दीपक की हालत ठीक नहीं थी। मानो ऊपर वाले ने सारे दुख दीपक की झोली में ही डाल दिए हों। एक बार फिर से उसने सबसे बातें करना बंद कर दिया। इस बार उसने खाना पीना बंद नहीं किया। शायद उसे अपने पापा की बात याद थी। वो अकेला ही कमरे में पड़ा रोता रहता। जब मैंने यानी अजय ने दीपक की ये हालत देखी तो रहा नहीं गया, और फिर मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए चाचा जी के पास जयपुर चले जाएं। अब सुबह होते ही पहले तो मैंने आंटी और अंकल से बात की और मैं और दीपक कुछ दिनों के लिए जयपुर चले जाते हैं। वहां घूम भी लेंगे और अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो वो लोग तैयार हो गए। मेरे लिए चाचा जी के यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी और चाची भी एकदम सरल स्वभाव वाली थी। उनके अंदर भेदभाव वाली ऐसी कोई भावना नहीं थी। बस अब बाकी था तो दीपक को मनाना, जो थोड़ा मुश्किल था, पर मैं भी ठहरा उसका गुरु। अब दीपक जैसे ही सोकर उठा तो मैं उसके कपड़े इधर से उधर करने में लगा था। कभी घड़ी करता, कभी बिगाड़ देता, और तभी दीपक ने सवालों वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की लाल प्रतीत हो रही थीं। लग रहा था जैसे रात को भी रोकर सोया था। वो सवाल करता उससे पहले ही मैंने बोला कि आज शाम की बस से हम दोनों जयपुर जा रहे हैं। आंटी अंकल से मैंने बात कर ली है और मुझे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। चलना है मतलब चलना है। दीपक कुछ बोल ही रहा था कि एक बार फिर से मैंने उसकी बात रोककर बोला, कोई सफाई नहीं, बस चलना है। अब वो मेरी बात नहीं मानता तो आखिर किसकी बात सुनता? और दीपक तैयार हो गया। थोड़ी देर में मैंने चाचा जी को खबर कर दी। हम दोनों ने अपने बैग पैक कर लिए थे और फिर शाम की बस से जयपुर के लिए निकल पड़े। हमें वहां गए 4 दिन हो गए। हम दोनों ने जयपुर भी अच्छी तरह से घूम लिया था। अब अनन्या की शादी को 2 महीने ही बचे थे। अनन्या का भी दीपक के पास कोई फोन नहीं आया तो दीपक वापस जाने की जिद करने लगा। फिर मैंने उसे बहुत समझाया और अनन्या की शादी तक जयपुर में ही रुकने को कहा। दीपक भी मान गया था। अब मैं और दीपक जयपुर में ही अपनी तैयारी करते रहे। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। अब दीपक की चिंता बढ़ रही थी और हमेशा उदास सा प्रतीत होता। बस अपना अकेला पड़ता रहता। कुछ ऐसा ही आज हो रहा था। हम सब लोग बाहर लॉबी में बैठे हुए थे और चाचा चाची, उनके दोनों बच्चे। तभी मैंने दीपक को आवाज दी, दीपक दीपक बाहर आ जा यार। आ रहा हूँ यार, 5 मिनट में। थोड़ी देर में दीपक बाहर आ गया। उसका चेहरा अभी भी उतरा सा लग रहा था। संडे का दिन और चाचा घर पर ही थे।
कहे तो यहाँ हर संडे को सत्संग होता है, कोई साधु या महात्मा नहीं आते। वो क्या है कि हमारे चाचा जी के प्रवचन शुरू हो जाते हैं। अब दीपक हमारे समीप आकर बैठ गया और चाचा जी ने इधर उधर की बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मनोरंजक बातें सुना सुना कर हमें खूब हंसाया। दीपक के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट वापस लौट आई थी। अब हम दोनों घर पर ही पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे ये महीना भी गुजरने वाला था और अनन्या की शादी में केवल एक हफ्ता रह गया था। तो दीपक वापस दिल्ली जाने की जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया और समझाया। उसे अनन्या की कमी बहुत खल रही थी। बस उसे मिलना चाह रहा था और बार बार एक ही शब्द दोहराता, मुझे अनन्या से मिलना है, मुझे अनन्या से मिलना है। अजय, मुझे लेके चल उसके पास। देख यार दीपक, मैंने कहा, अब उसकी शादी होने वाली है। ना तू कुछ कर सकता है और न ही मैं। भूल जा तू उसे। भूल जाऊं? आखिर कैसे? दीपक ने कहा, यार जब मैं उसके प्यार में पड़ा था तब तो तूने रोका नहीं, और अब जब प्यार दूर जा रहा है तो भी भूलने को कह रहा है मुझसे। यार देख, तुझे अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो तू चला जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रख, जो तकदीर में लिखा होता है वही होके रहता है। मेरी बात मान, भूल जा अनन्या को और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। अपने माँ बाप की तरफ देख, उनको इस वक्त तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब सुन, 8 दिन बाद अनन्या की शादी है। कोई रोना धोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर दीपक मेरे सीने से लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब दीपक ने भी सोच लिया था कि जिंदगी में जाने कितने ऐसे ठहराव आएंगे, लेकिन हमें सामना तो करना ही होगा। तो भला जब अनन्या मेरी किस्मत में ही नहीं है तो पछताना किस बात का। लेकिन मनुष्य का हृदय बहुत ही नाजुक होता है। एक पल में तो बहुत ही कठोर बन जाता है और अगले ही पल में फिर से कमजोर पड़ जाता है। दीपक भी इसी दौर से गुजर रहा था। कल तक जो अनन्या को भूल जाने की बात कर रहा था, आज फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि आज वो दिन आ गया था जिस दिन के बारे में सुनने मात्र से उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। हाँ, आज अनन्या की शादी थी और दीपक ने आज सुबह से अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। किसी के आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। जब मैंने उसे कई आवाज दी तो अंदर से गुस्से से भरा एक जवाब मिला, अरे जिंदा हूँ भाई। मैं समझ गया और उसे उसी के हाल पर ही छोड़ दिया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चली थी और दीपक का रूम अभी भी बंद था। फिर मैंने दरवाजे के समीप जाकर अपने कान लगाकर सुना तो धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देती है। और फिर मैं अनसुना करके वापस चला आया। जब सुबह से उसने कुछ नहीं खाया तो चाची ने आवाज भी लगाई और कुछ खाने को कहा। तभी अंदर से एक आवाज आई, मुझे भूख नहीं है चाची जी। चाची ने एक बार और आवाज दी, लेकिन उन्हें फिर वही जवाब मिला, तो वो वापस चली आई। जब चाची मेरे से पूछने लगी तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया, किंतु उनके बार बार पूछे जाने पर मैं चुप नहीं रह सका और सब कुछ बता दिया। चाची खुले दिल की थीं, तो वो अच्छी तरह से समझ गई थीं और ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए थे। धीरे धीरे रात हो गई थी, परंतु दीपक अभी तक बाहर नहीं आया। और एक दफा फिर मैंने दीपक को आवाज दी और दरवाजा खोलने के लिए कहा। 4 बार कहने के पश्चात उसने दरवाजा खोला। मैंने एक बार फिर दीपक को खाने के लिए कहा, परंतु फिर भी वही उत्तर मिला। तो अब मेरे लिए जिद करना उचित नहीं था। करीब रात के 10 बजे हुए थे। मैं सोने चला गया। जब सुबह को मेरी आंख खुली तो देखा कि दीपक सो रहा है। मैं फ्रेश होने चला गया और नहा धोकर टीवी देखने लग गया। दोपहर के 12 बजने वाले थे। दीपक बाबू सोकर उठे। उनका वही उदास चेहरा, हल्की लाल हुई आंखें उनके दिल का हाल अच्छी तरह से बयां कर रही थीं। हम लोग उससे कोई सवाल भी नहीं करना चाहते थे, तो मैं और चाची चुप ही रहे। चाची ने चाय बनाकर मुझे और दीपक को दी। चाय पीने के पश्चात दीपक नहाने चला गया। तभी चाची ने खाना बना दिया था। दीपक और मैं खाना खाने लगे। शायद बेचारे का खाने खाने का मन नहीं था, परंतु ये पेट है, इसको तो कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। बस वही दीपक के साथ हो रहा था। इस तरह से करीब 20 दिन गुजर गए। दीपक का स्वभाव में थोड़ा बदलाव नजर आने लगा। खाना पीना भी वक्त पर करता और सबके साथ हंस बोलकर बात करता, किंतु अंदर से वो अभी तक टूटा हुआ था। अब घाव भी धीरे धीरे भरता है, तो ये घाव तो मोहब्बत में हुआ था। थोड़ा वक्त तो चाहिए था। और अब 10 दिन और बीत गए। अनन्या की शादी हुए पूरा 1 माह हो गया था। तो मैंने भी वापस दिल्ली जाने का निर्णय लिया और दीपक से चलने के लिए कहा। उधर अंकल का भी फोन आया और वापस आने के लिए कहा। कह रहे थे
एक शुभ समाचार है, तुम आज शाम को ही यहाँ के लिए निकल आओ। मैंने पूछा तो कहने लगे, जब आ जाओगे तभी बताऊंगा। तो मैंने जोर देकर कहा, अंकल बताइए ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम दोनों आ जाओ। बस मैंने फिर एक बार कहा, अंकल बताइए भी, आप तो बच्चों की तरह कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू दीपक को बता देगा। ठीक है अंकल, मैं नहीं बताऊंगा। पक्का नहीं बताएगा ना? अंकल ने एक बार फिर कहा। हाँ हाँ अंकल, नहीं बताऊंगा। अब बताइए भी अंकल। दरअसल मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक लड़की बताई है, उसके पापा यहाँ आए तो बातचीत आगे बढ़ी। उन्होंने दीपक की तस्वीर भी देखी है और हमने भी लड़की की फोटो देखी। भाई हमें तो बहुत पसंद आई। अब बारी तुम दोनों भाइयों की है। मैंने परसों सबको एकत्र करने का फैसला किया है। सोच रहा हूँ एक बार लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को देख लें तो ही कोई बात आगे चलाएं। ये सुनकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। वाह अंकल, क्या खबर सुनाई है आपने? हम दोनों आज शाम को ही निकलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन दीपक को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। अरे अंकल आप चिंता ना करो, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरे लिए ये दिन बहुत ही बहुत अच्छा था, किंतु डर इसी बात का था कि दीपक बनी बनाई बात ना बिगाड़ दे। और फिर मैं अपना और दीपक का सामान पैक करने लगा। जब दीपक की नज़र पड़ी तो अचानक से पूछने लगा कि हम वापस जा रहे हैं। मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट वापस आ गई और फिर एक पल में उदास हो गया। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, तुझे अब क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मम्मी पापा की याद आ रही थी। दीपक ने नम्र स्वर में जवाब दिया। मैं तो भाई तूने पहले क्यों नहीं कहा? दीपक, वो मैं अनन्या को लेकर चुप रह जाता था कि वहां जाऊंगा तो उसकी याद भी आएगी, बस यही सोचकर चुप रहा मैं। अरे कोई ना यार, अब चल तू, हम दोनों आज शाम को ही दिल्ली चल रहे हैं। आज दीपक के चेहरे की रौनक और बढ़ गई थी। अब आगे क्या होने वाला था ये तो भगवान ही जानता था। जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो अंकल आंटी के चेहरे की खुशी को मैं भली भांति पढ़ रहा था। शाम हुई तो अंकल आंटी और हम सब मार्केट के लिए निकले। अंकल दीपक को नए कपड़े और जूते वगैरह दिलाने लगे। दीपक ने सवाल किया, किंतु कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो भला मैं कैसे बता देता? दीपक, कोई बताएगा मुझे? ये नए कपड़े, नए जूते, इतनी शॉपिंग पापा क्यों? पापा, भाई तू 3 महीनों के बाद वापस आया है तो सोचा आज सब लोग कुछ कपड़े वगैरह ही खरीद लेते हैं। अंकल ने दबी दबी हंसी में दीपक को जवाब दिया। आंटी और पूजा भी चुप चुप कर हंसने लगती हैं और मेरी तो बात ही मत करो। मेरे चेहरे की हंसी को देखकर मुझे दीपक शक की नज़रों से देखने लगा और कहा, भाई अगर तुझे पता है तो तू ही बता दे। जब मैं अंकल और आंटी की तरफ देखने लगा, अरे भाई उधर क्या देख रहा है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, चल बता क्या बात है। मैं कुछ बोलता इतने में आंटी ने बताया, कल हम अपने भोलू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ये सुनकर दीपक का चेहरा उदास हो गया और एकदम चुप, ना कुछ कह सका और ना ही कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। जब आंटी से देखा नहीं गया तो दीपक से सवाल कर बैठी, बेटा क्या हुआ तुझे? एकदम खामोश क्यों हो गया तू? दीपक, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। आंटी, कोई तो बात होगी बेटा जो तू मुझे बताना नहीं चाहता। दीपक, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। आंटी, ठीक है जब कोई बात नहीं है तो तू एकदम से मौन क्यों हो गया? दीपक, अरे मम्मी आप भी ना, अब जाने भी दो ना। आंटी, ठीक है बाबा जाने दिया, अब तो खुश है। दीपक, लेकिन एक बात बताओ मुझे, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपने पल भर में कर लिया और मुझे एक दफा बताना जरूरी भी नहीं समझा आपने। आंटी, बेटा हम तो बताने वाले थे, लेकिन तेरे पापा का आइडिया था कि दीपक को सरप्राइज देंगे। दीपक, मम्मी ये कोई मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन तो था नहीं जो आप सरप्राइज दे रहे थे। अभी तक मेरी जॉब भी नहीं लगी है और आपने शादी की बात भी शुरू कर दी। पापा अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? इतने में पापा बोल पड़े, बेटा अभी हम मार्केट में हैं, इस विषय पर घर जाकर बात करते हैं। दीपक बिल्कुल चुप हो गया था और थोड़ी देर में सब घर आने लगे। रास्ते में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आंटी अंकल अपने सोच में डूबे हुए थे और दीपक की क्या बात करें, उसे जैसे तैसे तो अकेला रहने की आदत हुई थी। और फिर ये शादी का बोझ दीपक के लिए असहनीय था। वो शादी को बोझ नहीं समझ रहा था, किंतु फिर भी कोई भी निर्णय लेना उसके लिए उचित नहीं था। दीपक के मन में सवालों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक के बाद एक सवाल दीपक के दिमाग में आ रहे थे। उधर अनन्या की शादी को 1 महीना ही हुआ था, अभी उसे भुला नहीं पाया था और अब ये
बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अब मैं इस बीच में पड़ना नहीं चाहता था कि बाद में मुझे ही दोष दें। बात दोष देने वाली नहीं है। दरअसल ये दीपक की शादी का सवाल था और उधर अंकल ने भी हाँ कर दी थी। बस बात दीपक और लड़की पर टिकी थी। उधर सब लोग घर पहुंच गए और फिर दीपक अपने कमरे में चला गया। आज उसका हृदय और भी दुख रहा था क्योंकि अनन्या अभी भी उसके दिल में ही बसी हुई थी, जिन्होंने हमेशा एक साथ रहने की कस्में खाई हों और फिर एक साथ सारे वादे टूट जाएं तो क्या हाल होता है, आप भली भांति समझ सकते हैं। वही हाल दीपक का था और फिर से अपने दिल में एक नया घर बनाना नहीं चाहता था। बस अब कल के इंतजार में था कि कल का सवेरा उसके जीवन में कौन सा नया मोड़ लाने वाला है। दीपक को कमरे में गए आधा घंटा हो चुका था, तभी अंकल की आवाज आई, दीपक दीपक। आया पापा। और दीपक जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा तो देखता है कि वहां पर पहले से ही सब लोग बैठे हुए थे और आंटी अपने भाई से बात कर रही थी कि कल सब लोग कहाँ और कैसे मिलेंगे। दरअसल दीपक के मामा का घर वहाँ के पास था और अंकल जी के पास पहले ही उनके मित्र का फोन आ गया था और बस थोड़ी ही देर में वो भी दिल्ली पहुंचने वाले थे। अंकल ने दीपक को अपने समीप बिठाया और प्यार से समझाने लगे, देख बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, परंतु पहले लड़की तो देख सकते हैं ना। और हम लोग तुझे अभी शादी करने के लिए तो नहीं कह रहे, पर एक बार लड़की तो देख ले। लड़की सुंदर और संस्कारी है, मैंने तो देखा है भाई। अब तुझे अपने बाप पर भी विश्वास नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। और रही बात नौकरी की, तो लग ही जाएगी, क्यों चिंता करता है, अभी मैं हूं ना। दीपक अभी निशब्द सा अंकल की तरफ देखने लगा। बेचारा भी कहने में असमर्थ था। आखिर वह भी क्या कह सकता था, सारी बातें तो पापा से कह दी थी, नौकरी से लेकर लड़की तक। अब अंकल ने दीपक के हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से एक बात कही, कुछ इसी तरह से मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था। मेरी भी अपनी शादी से आपत्ति थी, परंतु मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। हमारा परिवार जैसा भी है, खुशहाल है। और एक बात और बेटा, अगर कभी अपने अतीत को लेकर अपने वर्तमान को खराब करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं नहीं जानता तुझे शादी से क्यों दिक्कत है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि मैं तो इस शादी के लिए हामी भर चुका हूँ। कोई भी जवाब देने से पहले मेरी नाक का भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि व्यर्थ में मेरी जबान टूट जाए। अगर कोई भी कमी निकालो, वाजिब होनी चाहिए। मुझे तो लड़की में कोई कमी नहीं दिखी। अब मेरी बात रखना चाहे तो रखना, जैसी तेरी मर्जी। अब दीपक का गला सूख गया था, उसके मुख से कोई भी शब्द निकलने को तैयार नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद दीपक ने बोलना शुरू किया, पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। जब आपने लड़की देखी है तो अच्छी ही होगी, और रही बात आपकी जुबान टूटने की, तो वो तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। किंतु मेरा एक ही सवाल था आपसे, इतनी जल्दी क्या थी मेरी शादी की? एक दफा मेरे से भी तो पूछ लेते कि मैं शादी के लिए तैयार भी हूँ या नहीं। देख बेटा, तेरी भी पढ़ाई अभी चल रही है, अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, लेकिन ये तो है नहीं ना कि शादी नहीं कर सकता। हमारी भी उम्र ढल रही है, तो ये सोचकर मैंने हाँ कर दी। और तुझे बस इसीलिए नहीं बताया बेटा, ये भी बात नहीं है मैं तेरी शादी जबरदस्ती करा रहा हूँ। अरे पगले, हम तो तेरी खुशी चाहते हैं, क्योंकि तेरी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। इतने में अंकल के मित्र दरवाजे पर आ गए। मैंने और दीपक ने उनको पैर छूकर प्रणाम किया। पूजा उनके लिए पानी ले आई। तभी उन्होंने अंकल से सवाल किया, और भाई कौशल, दीपक के पापा, कैसी तैयारियां हैं कल की? तभी अंकल ने हंसते हुए जवाब दिया, अब शर्मा जी तुम आ गए हो तो तैयारियां भी हो जाएंगी। शर्मा जी, हो जाएंगी मतलब? शर्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर सवाल किया, मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ अंकल? अरे नहीं शर्मा जी, सब कुछ हो गया है, बस सुबह तैयार होकर निकलना है। शर्मा जी, अच्छा तब ठीक है। आज घर में पकवान बने थे क्योंकि अंकल के दोस्त शर्मा जी आए थे। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह हो चली थी, सूरज सर पे दस्तक दे रहा था और दीपक के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। बेचारे के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। सुबह के करीब 7:30 बज गए थे। इधर दीपक की मम्मी बार बार इधर से उधर फिर रही थी और दीपक की छोटी बहन पूजा मम्मी के पीछे पीछे नाच रही थी। अरे मम्मी रुको ना, पूजा ने जोर से कहा। आंटी, अब तुझे क्या हुआ? पूजा, मम्मी मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, जाने कहाँ रखे हुए हैं। आंटी, अब तेरे कपड़े भी मैं ही ढूंढ कर दूंगी क्या? जा अपने आप ढूंढ ले, अलमारी में रखे होंगे। पूजा, ठीक है मैं ढूंढ लेती हूँ, पर अलमारी की चाबी तो दे दो।
आंटी, अरे तनिक ठहर जा, अभी देती हूँ। और अभी तक ये दीपक का बच्चा सो के नहीं उठा। चल जल्दी जाके अपने भाई को बोल कि तैयार हो जाए। अब पूजा दीपक के पास जाकर अपने भाई को बोल कर आती है। आज दीपक के पापा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी, लेकिन दीपक शायद इस खुशी से खुश नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अभी से शादी के बंधन में बंध जाना। किंतु अपनी माँ बाप की खुशी के लिए वो ये भी करने को तैयार था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके माता पिता के हृदय को कोई ठेस पहुंचे। अभी तक बेचारा अनन्या को तो भूल नहीं पाया था। बस इतना था कि अकेले रहने की आदत सी हो गई थी। बस जूझ रहा था किसी प्रकार अपने वक्त से, और शायद मजबूर था। सब लोग तैयार हो चुके थे, दीपक अभी तक तैयार भी नहीं हुआ था। शर्मा अंकल बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे थे। अब थोड़ी देर में दीपक भी तैयार होकर आ गया था। अब सभी लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में सामान रखने लगे। सफर ज्यादा लंबा नहीं था, तो भी सबको न जाने क्यों इतनी हड़बड़ी मच रही थी। दीपक बैठा बैठा ये सोच रहा था। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। सुबह के 9:30 बज चुके थे, और अभी बाजार से कुछ जरूरी सामान भी लेना था। तो सब लोग गाड़ी में बैठ गए, और अब दीपक की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। लेकिन दीपक के दिल में मायूसी के बादल छा रहे थे। वो बस अकेला था इस दुनिया से लड़ने के लिए। निर्णय बस उसी के हाथ में था कि उसे इस विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए या नहीं। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। कभी वो मेरे चेहरे की तरफ देखता, तो कभी आंटी जी की तरफ, लेकिन वो जानता था अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तो बेचारा चुपचाप बैठा वक्त का सामना कर रहा था। वो जानता था कि अब ये निर्णय केवल मम्मी पापा ही करने वाले हैं। चुपचाप बैठा सब खुली आंखों से भी नजरअंदाज कर रहा था। करीब आधे घंटे के बाद अंकल ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस पर दीपक ने झल्लाकर सवाल करते हुए कहा, अब क्या लेना है? तो आंटी ने जवाब दिया, अरे लड़की देखने जा रहे हैं, तो क्या यूं ही खाली हाथ चले जाएं? हमारी भी तो कोई इज्जत है, ऐसे ही नाक थोड़ी ही कटा दें। अब दीपक बिल्कुल मौन हो गया, और सफर के दौरान किसी से कुछ नहीं बोला। अगले 2 घंटे में हमारी गाड़ी लड़की वालों के घर तक पहुंच गई। ये देख लड़की के घर में भी भगदड़ मच गई थी। छोटा सा घर, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। बाकी सब तैयारियां भी हो चुकी थीं। बस उनको भी हम सब का इंतजार था। तो हमें आराम के लिए एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए किसी लड़के ने इशारा किया। मेरे हिसाब से वो लड़की का भाई था, लेकिन फिर भी मैंने इतना गौर नहीं किया। दीपक के चेहरे पर अभी भी 12 बजे हुए थे। उसने न किसी की तरफ देखा और न ही किसी से कुछ बोला। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। आंटी जी अपने लेडीज डिपार्टमेंट में चली गई थीं। तभी दीपक के मामा और मामी भी वहां पहुंच गए। अब घर का माहौल और भी गर्म हो गया था। सबको पानी दिया गया, और बेचारा दीपक इतना प्यासा निकला कि 3 गिलास पानी गटागट पी गया। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अब एक तो मुझे हंसी आए, और दूसरे उस बेचारे पर तरस। मैं दोनों तरफ से कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं भी चुपचाप इस नज़ारे का आनंद ले रहा था। अरे भाई, लेता भी क्यों नहीं? मेरा यार घोड़ी चढ़ने जा रहा था। थोड़ी देर में मुझे पकौड़े तलने और चाय की महक महसूस हुई। मेरा मन खुशी से झूम उठा। जियो रे लाल, भाई की ससुराल में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। मेरे तो वैसे ही भूख के मारे प्राण निकले जा रहे थे। ये पकौड़े मेरे लिए बहुत ही यादगार होने वाले थे, क्योंकि मैंने तो ये भी सोच लिया था कि दीपक को पकौड़े की याद दिलाकर किस प्रकार से चिढ़ाना है। थोड़ी देर बाद हमारे समीप एक टेबल लगा दी गई, और अलग अलग थाल हमारी ओर बढ़ रहे थे। किसी में नमकीन बिस्किट, और किसी में मिठाई और पकौड़े। ऐसे कई प्रकार के व्यंजन हमारे सम्मुख रख दिए गए। तत्पश्चात नंदिनी, हाँ भाई नंदिनी, अपने हाथ में ट्रे लेकर, जिसके ऊपर करीब 4-5 चाय के कप रखे हुए थे, उसके हाथ कप कपा रहे थे, मानो जैसे सर्दी का महीना हो। अब उसके हाथ की ट्रे भी हिलती हुई नजर आ रही थी। इधर बेचारी का पल्लू सर से नीचे की ओर खिसक रहा था, और अब बेचारी पल्लू संभाले ये चाय की ट्रे। बस उसका पल्लू नीचे गिरने ही वाला था कि नंदिनी की बहन ने उसका सर ढक दिया। अब नंदिनी की जान में जान आई। मैं नंदिनी को देखकर मन ही मन खुश होने लगा कि अब तो अपने भाई की किस्मत चमकने वाली है। किंतु दीपक ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं घुमाई। अब चाय पीते पीते अंकल और शर्मा अंकल कुछ घुसर फुसर करने लगे। तभी मैं समझ गया, भाई दीपक, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। उधर दीपक की मम्मी और मामी ने भी निर्णय ले लिया था, और अब कुछ रस्में पूरी करना बाकी था। तो अंकल आंटी ने दीपक के मन की भी जानना चाहा। तो दीपक ने एक ही जवाब दिया, आप देख लो।
तो मम्मी ने फिर से सवाल किया, हम हाँ कर दें? दीपक ने अपने नम्र स्वर में जवाब दिया, ठीक है मम्मी, आपको जो बोलना है बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसी आपकी इच्छा। ये खबर आंटी ने अंकल को सुनाई तो अंकल के चेहरे पर खुशी के बादल उमड़ने लगे। सारी रस्मों की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे 3 बज चुके थे। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराने में लगे हुए थे और फिर उसी कमरे की तरफ वापस आ गए जहां पहले बैठे हुए थे और सबके लिए खाने के थाल भी लगाए जा रहे थे। अब खाना खाते ही हम वापस जाने लगे। मामा और मामी अपने घर चले गए। शर्मा अंकल हमारे साथ ही जा रहे थे और अंकल से मजाक के मूड में कहा, भाई कौशल, आज तो बोतल खोल ली जाए। अंकल ने भी हंसते हुए हाँ में जवाब दिया। घर पहुंचकर सब अपने अपने काम में लग गए। थोड़ा हंसी मजाक भी हुआ। अब मैं दीपक को चिढ़ाने लगा, अरे बेटा नंदिनी, नंदू बेटा जरा सुन तो दीपक गुस्से के मारे लाल पीला होने लगता। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए थे और दीपक जॉब के लिए इधर उधर घूमने लगे। कई सारे इंटरव्यू दिए और सबके अलग अलग जवाब मिलते। ये करते हुए 1 महीना बीत गया था। तत्काल में एक बैंक में सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करने लगा। अब दीपक ऑर्फन स्टेशन में आ गया। इधर घर वाले शादी की तारीख निकलवाने में लगे थे और वो अभी तक खाली बैठा था। हालांकि वजह ये नहीं थी कि हम आगे पढ़ना नहीं चाहते थे। दरअसल स्थितियां ऐसी आ गई थीं कि हमने जॉब करना उचित समझा। बस इसी कारण दीपक और भी चिंता में पड़ गया था। मुझे जॉब करते 15 दिन गुजर गए थे। तभी दीपक एक इंटरव्यू के लिए गया और किसी प्राइवेट बैंक में उसे नौकरी मिल गई। अब उसके चेहरे की रौनक बदल गई थी। वो इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपनी शादी के बारे में भी कभी ख्याल नहीं आया। मानो वो सब कुछ भूल गया हो और सब खुद ही होता चला जा रहा था। उसे किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करना था। जिंदगी आसानी से गुजर रही थी, परंतु वो नहीं जानता था कि आगे उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसका सबके प्रति ऐसा व्यवहार था जैसे उस घर में ऐसा कुछ भी ना बदला हो। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। दिसंबर महीने में शादी की तारीख निकली तो अभी करीब 6 महीने बाकी थे। आंटी अंकल बहुत सारी तैयारियां करनी थीं, तो वो अभी से जुट गए थे। कभी अपनी होने वाली बहू के लिए ये बनवा लें तो कभी वो। दीपक अपना मस्त सुबह को बैंक जाता और शाम को वापस आता। रात को खाना खाते वक्त 2-4 बातें हो गईं तो हो गईं, वरना अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता। ऐसा करते 3 महीने गुजर गए थे। अब शादी भी नजदीक आ रही थी। तब दीपक ने कुछ महसूस किया और एकदम उदास सा अपने कमरे में जाकर लेट गया। बहुत दिनों बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला था तो मैं समझ गया था कि आज महाशय को अनन्या मैडम की याद आ गई है। तो मैंने भी कोई सवाल नहीं किया और जाकर सो गया। सुबह होते ही दीपक बैंक के लिए निकल गया। मैं थोड़ी देर बाद निकला क्योंकि मेरा बैंक पास में ही था, तो पहुंचने में इतना वक्त नहीं लगता। धीरे धीरे शादी और भी नजदीक आ पहुंची थी। केवल 15 दिन ही बाकी थे। मेरी और अंकल की ड्यूटी कार्ड बांटने पर लगी थी और इसके लिए मुझे बैंक से छुट्टी भी लेनी पड़ी। बहुत मुश्किल होता है ये शादी ब्याह का काम। बाप रे, मैं तो ये पहली बार देख रहा था क्योंकि पहली दफा मैं किसी शादी वाले घर में काम कर रहा था। अंकल ने बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी थीं, जैसे खाने पीने का सारा इंतजाम वगैरह वगैरह। तो कभी कभी मैं बैंक से जल्दी काम खत्म करके आ जाया करता और फिर इन सब कामों में लग जाता। अब शादी में केवल 2 ही दिन बचे थे तो मैंने और दीपक ने 5-5, 6-6 दिन की छुट्टियां ले ली थीं। छुट्टियां मिलना थोड़ा मुश्किल था, किंतु कैसे भी करके मिल गईं। दूसरे दिन की रात हो चली थी। अब अगले दिन काम इतना बढ़ने वाला था कि ये सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी। लेकिन मेरे मन में खुशी के भाव उत्पन्न हो रहे थे कि कल मेरा भाई घोड़ी चढ़ेगा और ऐसा माहौल देखने दिखाने लायक होगा। अगले दिन सुबह हुई। मैं बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने चला गया और फिर जब वापस आकर देखा तो पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज तो कभी महिलाओं के संगीत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अब किसी को कुछ कहना भी होता तो उसके कान के समीप जाकर बोलना पड़ता। दोपहर के 12 बज चुके थे। बारात को शाम को 5 बजे निकलना था, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी छूटे हुए थे तो मैं जल्दी ही बाकी के कामों में लग गया। अब जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी कि क्या देखता हूँ, नितिन, पूर्विका और मानवी और कॉलेज के कई सारे दोस्त मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी थी। 2 दिन से पहनी वो मैली सी शर्ट, पैंट पर लगे वो दाग और बिखरे हुए बाल, मैं एकदम बहरूपिया की तरह दिख रहा था। ये देख पूर्विका की हंसी छूट गई। मैं भी हंस पड़ा
और फिर नितिन को गले लगाते हुए अंदर आने का इशारा किया। दीपक अंदर कमरे में बैठा हुआ ये देख रहा था। नितिन और पूर्विका को देखकर वो भी खुश हो गया था। कोचिंग के बाद आज ही तो मिल रहे थे सब, तो मुझे भी काफी अच्छा प्रतीत हो रहा था। शाम के 3 बज चुके थे और पंडित जी ने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी थी और दूल्हे को यानी दीपक के लिए बुलावा आया था। पंडित जी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। महिलाओं में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। वो साड़ी के साथ सारा सामान मैचिंग का ढूंढ रही थीं। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को जलाने का प्रयास कर रहे थे और लड़कियां अपना दुपट्टा एक साइड में डालकर अदाओं के साथ चल रही थीं। कोई तो मन को भाती और किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। जब मैंने सभी लड़कियों में से एक को देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। समझो कयामत आ गई हो। मैं भावुक हो गया था या फिर अपना संयम खो बैठा था, मैं नहीं जानता। खैर छोड़ो, बारात के निकलने का वक्त हो गया था। दीपक भी अपनी गाड़ी में जा बैठा था। दीपक के सहारे लड़कियों की टोली और बराबर में भी बैठा हुआ था। नितिन और पूर्विका पीछे बैठकर अपना मग्न होकर एक दूसरे के साथ हसीन पलों के लुत्फ उठा रहे थे और मेरे जस्ट बराबर में वही मोहतरमा बैठी हुई थी जिनका थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। मानो मेरा 2 घंटे का सफर मजे से गुजरने वाला था। मैं उन मोहतरमा को देख रहा था और आज दीपक मुझे देख रहा था। शायद वो भी कुछ सोच रहा होगा। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दीपक को बग्गी पर बिठाया गया और आगे आगे बैंड वाला गाने गाया जा रहा था और बीच में बाराती मस्त होकर डांस करने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया और बाकी सभी कार्यक्रम में लग गए। सर्दी बहुत थी, लेकिन मुझे दीपक के पास भी रहना था। पास में एक गैस की लैंप जल रही थी जिसके समीप बैठकर मैं, दीपक और वही मोहतरमा, हम तीनों बैठे हुए थे। वो दीपक के कोई दूर की रिश्तेदार थी, किंतु मैं इस बात की दीपक से इजाजत भी चाहता था। क्या पता भाई कब किसको बुरा लग जाए। लेकिन मैं जानता था कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं थी, तो मैं चुप ही रहा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तो किसी पर दिल आया और अगर बेइज्जती हो गई तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दीपक साइड में बैठा था और वो मोहतरमा बीच में। तो कभी कभार मैं उसकी तरफ देखता तो कभी वो देखने लगती। मतलब आसार लग रहे थे कि मैंने चुप रहना ही उचित समझा और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की तरफ आ गया। सुबह के 4 बज चुके थे। फेरों का वक्त हो गया था। दीपक की आंखों में नींद भरी हुई थी और फिर भी उसके समीप बैठा हुआ था। काफी देर बात करते करते मैं उन मोहतरमा का नाम पूछ रहा था, तो इस पर उसकी बड़ी सी आंखें देखकर मैं पहले तो डर गया। तभी उसका जवाब आया, गुंजन। गुंजन नाम है मेरा। आप और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, मैंने नामे सिर हिलाया। फिर हम दोनों एक रजाई में पैर दबाकर बैठ गए और फिर से बातें करने लगे। अच्छा तो गुंजन जी, आप क्या करती हैं? मैंने सवाल किया। अभी मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, ये कहते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराई। इस पर मैंने फिर एक सवाल किया। वैसे इसमें मुस्कुराने वाली बात तो नहीं थी। दरअसल आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझसे शादी रचाने वाली। और इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगी। अब तो मुझे भी आसार नजर आ रहे थे, मानो आज मेरे जीवन में भी रोशनी की किरण ने राह देख ली हो। अब दीपक को फेरों के लिए बुलाया गया और मैं और गुंजन उसी रजाई में बैठे बातें करते रहे। बहुत सारी बातें वो मेरे पूछने लगी, जैसे तुम दीपक के साथ कब से हो? मैं तो हमेशा इसके साथ ही रहता हूँ जी। वो फिर से हंसने लगी। हाँ, इतना जरूर है कि अब तक हम दोनों अच्छे दोस्त तो बन चुके थे। थोड़ी देर में गुंजन को नींद आने लगी, लेकिन वो फिर भी बात किए जा रही थी। मेरा भी मन उसे छोड़कर जाने को नहीं हो रहा था। अचानक से गुंजन को हल्का सा नींद का झोंका सा आ गया और मेरे कंधे पर उसका सर जा लगा और वो सोने लगी। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका इस तरह से सोना मुझे भी अच्छा लग रहा था। जब उसकी आंख खुली तो जल्दी से उसने अपना सिर मेरे कंधे से उठाया और शर्माते हुए दीपक के पास जा पहुंची। फेरे शुरू होने में बस थोड़ी देर बाकी थी, तो मैं भी दीपक के पास आ गया। अब मेरी नजरें बस गुंजन को ढूंढने लगीं। कभी गुंजन अपने चेहरे को छुपाती तो कभी छुपकर मुझे देखती। सुबह हो चली थी, फेरे समाप्त हो चुके थे और दुल्हन यानी नंदिनी को लेकर हम वापस घर जा रहे थे। अब गाड़ी में एक और दीपक और नंदिनी, तो वहीं दूसरी ओर मैं और गुंजन जा रहे थे। मैंने भी देर ना करते हुए गुंजन का फोन नंबर मांग लिया था। गुंजन ने भी ना देर करते हुए अपना नंबर मुझे दे दिया और खुशी खुशी वापस घर तक आ पहुंचे। मेरी प्रेम कहानी तो यहाँ से शुरू हो चुकी थी और आज मेरे और गुंजन के चेहरे खिल उठे थे।
दीपक ये देखकर मन ही मन मुझे गाली दे रहा था, कमीने मेरी शादी में गया था, ये अपना, वगैरह वगैरह। अब भाभी जी घर पर आ पहुंची थीं। शादी के बाद उन्होंने खूब घर वालों की सेवा की, सबको जैसी बहू चाहिए थी वैसे ही मिली, संस्कारी और गुणवान। दीपक को भी अब किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में अपने पुराने अनुभव, उसकी मेहनत से कैशियर की पोस्ट पर जॉब मिल गई थी। शादी के बाद 1 महीने तक दीपक भी सकुशल था, किंतु तत्पश्चात वो अपने बीते दिनों को याद करके फ्रस्ट्रेट हो जाता और कभी कभार नंदिनी को डांट दिया करता। ये तभी से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन वो कभी नंदिनी की अच्छाइयों को नहीं समझ पाया और उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। अब आगे आज का दिन। आज छत पर मुझे और दीपक को बात करते करते पूरी रात गुजर गई थी। सुबह के 5 बजे हुए थे। पंछियों के हल्की हल्की चहचहाट महसूस हो रही थी। आज नंदिनी भी सोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी क्या हो रहा है। किंतु जब दीपक ने अपने बीते दिनों को याद किया और फिर मैंने नंदिनी की अच्छाइयों के बारे में बताया, तो शायद उसकी समझ में आने लगा। वो समझ चुका था कि हर एक को समय के सांचे में एक न एक दिन तो ढलना ही पड़ता है। सो आज दीपक ने नंदिनी को स्वीकार कर लिया था। बाकी सब जो भी उसके जीवन में आए या चले गए, उसने उन्हें भूल जाना उचित समझा और समय के साथ चलना महत्वपूर्ण समझा। और इसके रिश्तों में जो भी कड़वाहट थी, जो भी दूरियां थीं, वो सारी मिट गईं। वो नंदिनी और माँ बाप के साथ ऐसे दुर्व्यवहार को लेकर शर्मिंदा था और माता पिता के इस निर्णय को उसने बखूबी निभाने का वादा किया। तभी मैंने नंदिनी को आवाज दी और 2 कप चाय लाने के लिए कहा। नंदिनी भी जल्दी जल्दी चाय लेकर आई और दोनों की ओर चाय का कप बढ़ाया। ये देखकर दीपक ने नंदिनी से सवाल किया, तुम सोई नहीं हो क्या? नंदिनी ने नामे सिर हिलाया और नीचे चली गई। ये देखकर दीपक भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं और दबे से स्वर में बात करने लगा। मैंने उसको भांप लिया था, तो देर न करते हुए मैंने उसे नंदिनी के पास भेजा और उससे बात करने के लिए कहा। ये दीपक की जिंदगी का एक नया सवेरा था। सूरज की रोशनी के साथ साथ दीपक का नंदिनी के प्रति प्यार भी चमक उठा था। अब जैसे ही दीपक अपने कमरे में पहुंचा, नंदिनी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तभी दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखे और वापस बिठा दिया और बहुत सारी बातें करने लगा। कभी खुद को गालियां देता, तो कभी वक्त को, और बार बार नंदिनी से क्षमा मांगने लगता। नंदिनी बार बार दीपक का हाथ प्यार से पकड़ती और समझाने लगती, लेकिन आज दीपक की आंखों में आंसू देख नंदिनी भी खुद को संभालने में असमर्थ थी। बेचारी पहले खुद दुखी थी, लेकिन जब आज दीपक को इस हाल में देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और दीपक के हृदय से जा लगी। दीपक ने भी कसकर नंदिनी को अपने हृदय से लगा लिया और काफी देर तक यूं ही दोनों खड़े रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था न जाने कितने सालों से बिछड़े परिंदे आज मिल गए हों। आज मैंने भी बैंक से छुट्टी ले ली थी और दीपक को तो वैसे भी लेनी थी, और आज दीपक सभी से अच्छी तरह से बात कर रहा था। आंटी अंकल के चेहरे भी खिल उठे थे। आखिरकार उन्हें पुराना दीपक जो वापस मिल गया था और दीपक को रिश्तों की अहमियत भी समझ आ गई थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।